देखो, आज हमें डिस्कस करना है अपन को कैम साइकिल। ठीक है, कैम साइकिल के बारे में बात करेंगे। हमने C3 साइकिल देख लिया, C4 साइकिल देख लिया। ठीक है, एक और पाथवे है CO2 को फिक्स करने का एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, दैट इज कैम साइकिल। फुल फॉर्म है इसका क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रैसुलेसियन वर्ड क्रैसुलेसी फैमिली से आया है। क्रैसुलेसी फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं, अगर आपको याद रखना ही होगा, सकुलेंट एंड जेरोफाइट्स। सकुलेंट का मतलब जिनकी लीफ फ्लैसी होती है, मोटी होती है ना, और जो डेजर्टिक कंडीशन में रहने वाले प्लांट होते हैं, डेजर्ट वाले सिचुएशन में सरवाइव करने वाले प्लांट होते हैं, उनको बोलते हैं सकुलेंट जेरोफाइट्स। और ये सारे प्लांट आते हैं क्रैसुलेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली? क्रैसुलेसी फैमिली, इसलिए इसका नाम है क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। या फिर एक और जो सब नेम है, डार्क CO2 फिक्सेशन। CO2 का फिक्सेशन जो इन प्लांट्स में है वो नाइट टाइम पे होता है, रात में होता है, अंधेरे में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन। क्या है ये देखते हैं। एक तरह से ये एक एडोप्टेशन है, जैसे C4 प्लांट्स में देखा हमने कि C3 प्लांट से थोड़ा एडवांस है, एडोप्टेशन है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन के लिए अडॉप्ट हो गया, उनमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी नहीं होती है। ये प्लांट्स अपने हैबिटेट के लिए एडॉप्टेशन डेवलप करा है, जिसमें CO2 फिक्स करने का पाथ ही चेंज कर लिया। डिस्कवर करा था ओ'लेयरी एंड रूहानी जी ने, ये दो नाम इनको याद रखना है। एंड इन्होंने देखा क्या, ऑब्जर्व CO2 फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट, रात में होता है, ये ध्यान रखना। किसमें? क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में, जो सकुलेंट जेरोफाइट्स कहा जाए इनको हम बोलते हैं। अब जो सकुलेंट जेरोफाइट्स हैं उनका जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वो ये रहे। इनका कैरेक्टर ये है, इनके पास जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है दैट इज द स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। नॉर्मली जो प्लांट्स हैं उनके स्टोमेटा क्या होते हैं, डे टाइम पे ओपन होते हैं और नाइट टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। इनके स्टोमेटा नाइट टाइम पे ओपन होते हैं एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम पे इनका स्टोमेटा बंद रहता है, क्लोज्ड रहता है। जब स्टोमेटा क्लोज्ड रहेगा तो प्लांट्स का गैसेस एक्सचेंज यहीं से होना है, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। गैसेस एक्सचेंज क्या नहीं होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का CO2 प्लांट सेल्स को नहीं मिलेगा, और जो ऑक्सीजन बनेगा वो भी बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज मेनली एक्चुअली CO2 का होता है। इधर लाइट रिएक्शन दिन में चलती है तो ऑक्सीजन ये इवॉल्व करते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए CO2 इनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो हमने देख लिया स्टोमेटा में चेंज है, दूसरा कैम प्लांट्स के ये एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल पे सवाल बहुत मिलता है, बहुत बना हुआ है ना। नाम कैलेनकोई है, ब्रायोफिलम है, अपुंसिया जिसे आप नागफनी कहते हो, अगेव है ना, एलोय, यूफोर्बिया, पाइनएप्पल, वल्वेसिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये वल्वेसिया है ना। ये सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म का है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये ध्यान रखना है। दीज प्लांट्स आर एडॉप्टेड फॉर या एडॉप्टेड टू वाटर कंजर्वेशन। इनमें जो ये एडॉप्टेशन है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है, दैट इज द एडॉप्टेशन टू कंजर्व वाटर। प्लांट्स में जो लीफ है, लीफ में जो स्टोमेटा होता है, इससे वाटर का लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब ध्यान से सोचना, ये जेरोफिटिक प्लांट है, डेजर्ट वाली कंडीशन में रहने वाले प्लांट है, तो मतलब इनको वाटर सप्लाई, वाटर जो सप्लाई है, वाटर अवेलेबिलिटी है, बहुत कम है। जेरोफिटिक कंडीशन का मतलब यही हुआ है ना। और टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ज्यादा होगा, नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत तेज हो सकता है। अगर ये इनके स्टोमेटा दिन में खुले तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा तेज होगा और वाटर बहुत ज्यादा इनका लॉस हो जाता है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं।
हाई टेम्परेचर के टाइम स्टोमेटा बंद रखते हैं, वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, कम होता है, ठीक है। और मजबूरी ये है कि स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, खोलते हैं ये रात में, जिससे ये गैसेस एक्सचेंज करके अपना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। क्या होता है इनमें, प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का यहाँ पे PEP है, जैसा हमने देखा क्या C4 प्लांट्स में, है ना, जो बनाता क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है ना, जो कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है। पेप्केज एंजाइम एंड रूबिस्को एंजाइम दोनों प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में। कौन कौन से, पेप्केज एंड रूबिस्को बोथ आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, इनके मेसोफिल सेल में। अब इस पिक्चर को देखना, यही पिक्चर आपको अगर समझ आ गया तो सारी बात क्लियर है। ये रात के समय नाइट टाइम पे स्टोमेटा इनका ओपन होता है और ये एटमॉस्फेयर का CO2 स्टोमेटा से इनके मेसोफिल सेल तक आता है। पहले हमें दिन वाला देखना पड़ेगा, फिर आपको रात वाला समझ आ जाएगा। दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहता है, स्टोमेटा क्लोज है तो बाहर का CO2 नहीं आ सकता अंदर, ठीक है। लेकिन दिन में ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, लाइट रिएक्शन इनकी चलती है। क्या होगा दिन में कि इनका जो दिन के समय इनके क्लोरोप्लास्ट में जो केल्विन साइकिल से इधर लाइट रिएक्शन से जो एसिमिलेटरी पावर है वो इनको बनाते रहते हैं, ये बनाएंगे। रात में जब इनका स्टोमेटा ओपन होगा, रात में जब इनका स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, CO2 इनको अवेलेबल हो जाएगा। CO2 आने के बाद इनका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, PEP, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड ये रात में क्या कर रहा होता है, इधर वैक्यूल में स्टोर कर रहा होता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, जो सेल की वैक्यूल है इसी में ये स्टोर कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मैलिक एसिड ये रात में बहुत सारा बना लेते हैं। और जब ये डे टाइम आता है, ठीक है, डे टाइम आता है तो इस मैलिक एसिड को फिर ये इस वैक्यूल से बाहर आता है। अब स्टोमेटा बंद हो चुका है, CO2 नहीं आएगा, लेकिन लाइट रिएक्शन चलेगी। लाइट रिएक्शन का जो एसिमिलेटरी पावर है वो इनको मिलेगा और ये मैलिक एसिड क्या होगा, मैलेट में कन्वर्ट, मैलिक एसिड मैलेट आयन में कन्वर्ट होके ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक CO2 रिलीज कर देता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो CO2 है ये C3 साइकिल, नॉर्मल जो C3 साइकिल है उसके थ्रू ये यूज करा जाएगा एंड इसमें स्टार्च मींस ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करा जाएगा। पायरुवेट अगेन इनके इधर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसके फॉर्म में स्ट्रोमा में इनके प्रेजेंट होगा एंड इस आउटसाइड द स्ट्रोम इधर साइटोप्लाज्म, एक्चुअली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जब ये फिर से रात आएगी, CO2 उसी PEP से एक्सेप्ट करके वैक्यूल में मैलिक एसिड भर दिया, दिन में ये मैलिक एसिड बाहर आया, CO2 रिलीज किया और ये चला। मतलब यहाँ जब इनका नाइट टाइम है तब ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, CO2 को फिक्स कर रहे हैं, CO2 को फिक्स कर रहे हैं, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, ये सिर्फ मैलिक एसिड के फॉर्म में फिक्स करते हैं। दिन के टाइम पे जब इनको एसिमिलेटरी पावर ये बना लेते हैं देन इनका केल्विन साइकिल चलता है, मैलिक एसिड CO2 से अपना वो ग्लूकोज एंड स्टार्च ही बना के स्टोर करते हैं। ये ऑक्सीजन इस दिन के टाइम पे ये इवॉल्व करेगा, रात के टाइम पे सिर्फ CO2 सराउंडिंग से लिया और ये अपना उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया। ये इस साइकिल का कंप्लीट जो साइकिल चलती है वो इस तरह से चलती है। इन्हीं के सारे स्टेटमेंट्स देख लो, यही अपना CAM साइकिल था और कुछ भी नहीं था, सब कुछ वैसा ही है। बस अलग क्या है कि इनके स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें सबसे बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मतलब इनका स्टोमेटा, इस स्टोमेटा को क्या बोला था हमने, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो जस्ट उल्टा होता है, नाइट टाइम में ओपन, डे टाइम में क्लोज। नॉर्मली क्या है, डे टाइम में ओपन, नाइट टाइम पे क्लोज, दैट्स इट। ये कैम साइकिल, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब उसके बाद है एक C2 साइकिल। कौन सी साइकिल, C2 साइकिल, लास्ट ये साइकिल है जिसका नाम क्या है, देखना इसके नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल,
पीसीओ साइकिल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, लाइट की प्रेजेंस में ये रेस्पायरेशन करेगा, रिस्पायर करता है, या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म इसको बोला जाता है। अब इस साइकिल के लिए पहले ये पिक्चर देखो। इस साइकिल में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनेल है, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है अब देखो, यहाँ पे हमने जो C3 साइकिल के लिए डिसएडवांटेज का डिस्कशन किया था वही यहाँ पे होता है, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। नॉर्मली हम फोटोसिंथेसिस में क्या देखा था? अपटेक ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यही होता था फोटोसिंथेसिस में, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन सेल्स ऑफ C3 प्लांट। ये सिर्फ C3 प्लांट में चलता है। C2 साइकिल कहाँ चलेगा? सिर्फ C3 प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। इसको हम फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या होता है? दिस प्रोसेस क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C4 प्लांट में ये नहीं चलता, सिर्फ C3 प्लांट में चलता है, इसलिए C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, वाटर कंजर्व कर पाते हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए एडॉप्टेड है। इस साइकिल में ये 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पिक्चर में देख लिया। क्या होता है, क्यों होता है? अब यहाँ पे देखो, रोबिस्को कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड। जो रोबिस्को एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट से CO2 भी बाइंड कर सकता है एज अ सबस्ट्रेट, एंड ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है एज अ सबस्ट्रेट। हेंस नेम इनका नाम ही ऐसा रखा हुआ है, हेंस द नेम रोबिस्को, मतलब रोबिलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, है ना, ये नाम ही हमने ये चेंज करा था। तो इनका रोबिस्को के लिए सबस्ट्रेट CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को कब ये ज्यादा प्रेफर करता है? दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। अब देखो, आपने पढ़ा था एंजाइम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना, जब सबस्ट्रेट CO2 बाइंड करता है तो ये रोबिस्को ग्लूकोज बनाएगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा इस सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट की जगह पे, तो ये एंजाइम किसके साथ क्या करेगा? एक्टिव साइट इसका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। किस टाइप का एग्जाम्पल है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। रिलेटिव कंसंट्रेशन, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रोबिस्को CO2 के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। कंपटीशन का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड दैट डिटरमाइंस विच ऑफ टू विल बाइंड टू द एंजाइम। दोनों में से कौन बाइंड करेगा एंजाइम के साथ? यूजुअली रोबिस्को का जो एफिनिटी है वो CO2 के साथ ज्यादा है, CO2 के साथ ज्यादा है, मतलब रोबिस्को चाहता है कि मैं CO2 के साथ ही बाइंड करूं, मेरा सबस्ट्रेट यही है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी ये बाइंड कर जाता है। कब, कौन सी कंडीशंस हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है? पहला कंडीशन हमने देख लिया है, डिस्कस कर लिया है, हाई लाइट इंटेंसिटी मिलेगी प्लांट को, तब रोबिस्को पागलों जैसा बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाए और लो CO2 कंसंट्रेशन हो जाए, पार्शियल प्रेशर हो जाए प्लांट जहां पे ये हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देता है। एंड थर्ड फैक्टर इज द हाई टेम्परेचर। अब ये जो पॉइंट है, ये जिसको समझ आ गया तो पूरी बात समझ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। इंटरनल का मतलब जो मेसोफिल सेल्स हैं वहां की बात चल रही है। CO2 कंसंट्रेशन लगभग हमेशा सेम रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ही गैस वहां जा रहा है, गैसेस एक्सचेंज से एटमॉस्फेयर में जितना CO2 है वही उनको मिलने वाला है, वो लगभग हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट अराउंड द रोबिस्को, ठीक है। बट इंटरनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जो मेसोफिल सेल्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस चल रहा है, वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जैसे रात खत्म हुई, सुबह हुई,
फोटोसिंथेसिस शुरू होगा तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन धीरे 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 बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन और या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। CO2 तो वही सराउंडिंग वाला ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे रेट ऑफ लाइट रिएक्शन बढ़ता गया वैसे ऑक्सीजन एवोल्यूशन बढ़ता गया। तो उस मेसोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएट करता है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएट करता है, CO2 का कंसेंट्रेशन वैसा का वैसा रहता है। तो लगभग दोपहर के टाइम तक, मतलब जब सुबह से मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग के बाद 4-6 घंटे 4-5 घंटे के बाद इतना रेट ऑफ लाइट रिएक्शन हो जाता है कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है एज कंपेयर टू CO2। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएबल रेट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा? when oxygen concentration is higher than CO2 concentration, Rubisco perform oxygenation of RUBP। RUBP को ये ब्रेक करने लगता है। जो RUBP की मदद से ग्लूकोज बना रहा था वो अब RUBP को ब्रेक करने लगा, है ना, और ब्रेक करके इसको CO2 रिलीज कराने लगता है। ये सबसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, विच लीड्स टू फेनोमेना ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? हेयर द RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA। अगर ये RUBP आपका किसके साथ, CO2 के साथ बाइंड करता था तो क्या बनाता था? टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाता था नॉर्मली C3 साइकिल में। लेकिन जब ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, RUBP जब बाइंड करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ प्लस ऑक्सीजन, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है। एक मॉलिक्यूल बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। एक तो बनाएगा PGA और दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये PG बनाता है। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ये खुद कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो इसको ब्रेक कर दिया गया, ये ऑक्सीजन करता है। अब यही जो रिएक्शन है आगे प्रोसीड कर जाती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये अब RUBP डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर आर नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, ना तो सिंथेसिस शुगर का होता है, ना ATP बनता है, ना NADPH2 बनता है, कुछ नहीं। ये प्रोडक्टिविटी प्लांट की डिक्रीज करता है। रेदर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बट निकलता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। प्लांट का ATP भी यूटिलाइज करता है। बायोलॉजिकल इसका फंक्शन क्या है अभी तक नहीं पता। बायोलॉजिकल रोल क्या है फोटो रेस्पिरेशन का अभी तक नहीं पता। क्यों चलता है प्लांट्स में, साइंटिस्टों को अभी कोई आइडिया नहीं है, बट चलता है, ऐसा होता है, ये हमें पता है। अब हम पूरे पाथ को यहाँ पे इस पिक्चर में देखेंगे और देखना है, समझना है बात को क्या चेंज होता है। देखो, ये हमारा ऑक्सीजन जब कंसेंट्रेशन इंटरनली मेसोफिल सेल्स में बढ़ गया, है ना, तो क्या हुआ? रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा तो क्या बनाता है? 2 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है ना, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड PGA बनाता है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल इनके, मतलब 2 RUBP के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, तब ये यहाँ पे 2 जो वर्ड लिखा है दैट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 RUBP का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो 2 मॉलिक्यूल ये फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने, इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल PGA का बनेगा। ये PGA तो केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है, वो आगे चला जाता है, लेकिन जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट एंटर करता है पैरोक्सिसोम में। एक इनका इनऑर्गेनिक दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करके, फिर इधर पैरोक्सिसोम में आया, ऑक्सीजन यूज करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में, एमीन ग्रुप यूज करेगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का, एक अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, मतलब एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का है, तो टोटल नंबर कार्बन कितने के हो गए? 4। अब एक CO2 इसका बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ एक NADH का बनता सिंथेसिस होता है,
अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है सेरीन, दैट इज अ लॉस ऑफ 1 कार्बन। 4 कार्बन से 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्जन हुआ, सेरीन पेरोक्सिसोम में आया, एमीन ग्रुप रिलीज करा, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट, यहाँ इधर यूज करा NADH का, ग्लाइकोलेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन का कंपाउंड, ये ग्लिसरेट अपना क्लोरोप्लास्ट में आया, ATP का यूज करके PGA बनाया, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ, है ना। इधर RUBP का ऑक्सीडेशन हो गया, शुगर कहीं नहीं बना, है ना, बस ATP यूज हो गया, CO2 गैस रिलीज हो गई, तो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है, लॉस है, लॉस ऑफ ये कह सकते हैं एनर्जी है प्लांट्स का, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये साइकिल बस इस तरह से चलती है, क्यों चलती है ये नहीं आइडिया है, बट हाँ चलती है, ये ध्यान रखना है। किन में चलती है? सिर्फ C3 प्लांट्स में, इसलिए C3 प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है C4 प्लांट के कंपैरिजन में कम होती है। आप शुगर केन की ग्रोथ रेट देखो तो बहुत तेजी से बढ़ता है कम टाइम पीरियड में, वहीं पे आप उसी के साथ पैरेलल कोई और C3 प्लांट लगा दो, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है, उस ग्रोथ रेट से वो ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका C2 साइकिल भी हो गया खत्म। अब है एक बड़ा सिंपल सा C2 साइकिल के बेसिस पर वारबर्ग इफेक्ट, इसी को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने बोला क्या, इफेक्ट इन डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वारबर्ग इफेक्ट। अब ऑक्सीजन क्या करता है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है CO2 का, इसलिए वो अपना रोबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। फर्दर मोर ऑक्सीजन प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन विच रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक आउटपुट, जो फोटोसिंथेसिस का आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब एक कंपैरिजन ये पूछा जाता है आपका बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और ये जो हमने सारा डिस्कस किया हायर प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनमें डिफरेंस हमें थोड़ा थोड़ा समझना है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे देखो पहला डिफरेंस ये पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर क्रोमेटोफोर्स होते हैं, कोई क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं। जैसे वहां पे हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड देखा, थैलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, देयर इज मेम्ब्रेन, उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बस वही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें इनका पिगमेंट प्रेजेंट है, कोई स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। इधर पिगमेंट स्ट्रक्चर थैलेकोइड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इधर और मतलब सेपरेशन अच्छा है। इनके पिगमेंट में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, दैट इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, ये थोड़ा सा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल है। एंड बैक्टीरियो विरिडिन इसको बोलते हैं, 2 पिगमेंट है। इधर पिगमेंट हमारा क्या है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। इधर जो फोटोसिंथेसिस होता है एनऑक्सीजेनिक होता है, क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक होता है, बिकॉज PS2 इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ नहीं बनता है। इधर ऑक्सीजेनिक होता है, क्यों होता है बताने की जरूरत नहीं है। एनी वन पिगमेंट सिस्टम इज प्रेजेंट हुज फोटोरिसेप्टर इज, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका रिएक्शन सेंटर 890 का होता है, मतलब दे कैन परफॉर्म बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये इनकी एक अच्छी बात है, ये ध्यान रखना होता है। मतलब ये प्रिमिटिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी अर्थ पे उस टाइम लाइट ऐसी थी, 2 फोटो सिस्टम है, 700 680, ये बताने की जरूरत नहीं है। इनका एक्शन स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड रेज है, विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड रेज आ जाती है। इधर हमारी ब्लू रेड है, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इस लाइट रिएक्शन में NAD को NADH में कन्वर्ट किया जाता है, इधर NADP प्लस को रिड्यूस करा जाता है NADH2 में। ये डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस पे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना होता है। अब उसके बाद एक कंपैरिजन यहाँ पे C3 C4 प्लांट्स में है, ये आपके NCERT का ही पिक्चर है, ठीक है। ये कंपैरिजन आपको समझना होता है। यहाँ आपको चूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, यहाँ आपको ये फिल करना है, ठीक है। यहाँ जो ये फिल्ड है यही आपको फिल करना होता है। क्या, पहला सेल टाइप इन विच, ये C3 और C4 प्लांट का कॉलम है,
पहले क्वेश्चंस देखने हैं आपको और अपने आप आराम से उसमें से चूज कर सकते हो। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 में केल्विन साइकिल मेसोफिल में होता है, इधर बंडल शीथ में होता है। इनके मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ से C3 के लिए मेसोफिल उठाया, यहाँ के लिए बंडल शीथ उठाया, ठीक है। दूसरा सवाल है सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। तो इधर मेसोफिल, इधर भी मेसोफिल, ठीक है, क्योंकि इधर आपका रुबिस्को कन्वर्ट हो जाएगा, इधर पीईपी पेप्टेज में कन्वर्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो इधर तो एक ही टाइप का है मेसोफिल सेल, इधर दो, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ठीक है। और विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, RUBP, इधर PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान से देखना ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो कार्बन को फिक्स करने वाला बनता है, 5 कार्बन, इधर 3 कार्बन, मतलब RUBP और PEP की बात है। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, फिक्सेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इधर PG बनता है, इधर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। नेक्स्ट सवाल यही है। नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 और 4। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, दोनों के पास होता है। डज द प्लांट हैव पेप्टेज, दोनों के पास होता है। एंड विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को, मेसोफिल, इधर बंडल शीथ सेल। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस, इधर तो मीडियम, इधर हाई, इधर तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता C4 प्लांट्स के लिए। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, तो किसी में नहीं होता, ठीक है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट हाई लाइट इंटेंसिटीज, इधर तो बहुत ज्यादा होगा, इधर बिल्कुल नहीं होता, नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन would be present at a low CO2 concentration, तो इधर बहुत ज्यादा होगा, CO2 concentration कम होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, इधर नेग्लिजिबल है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 concentration, तो दोनों में नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए क्या चाहिए होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के लिए के टेम्परेचर पे मस्त आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हीट एंड राइस, इधर मेज, शुगर केन एंड सोरगम, दैट्स इट। C3 C4 का सारा कंपैरिजन यही खत्म। अब आपके जितने भी साइकिल थे वो सारे खत्म हो गए। एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।